हाय एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एवोल्यूशन। ओके, सो इस टाइम जो है आपको कुछ भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम पीपीटी में पूरा कवर कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। वैसे सच बताऊं तो मुझे खुद ये बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन क्या करें, पढ़ना पड़ता है। लेकिन पता है, इसके साथ साथ ना मैं आपको कुछ ऐसी चीजें भी बताऊंगी जिससे ना आपका बहुत ज्यादा इसमें इंटरेस्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं मतलब अपने लिए मैंने कुछ इसमें पढ़ा है एक्स्ट्रा। तो चलो स्टार्ट करते हैं एकदम अच्छे से, मतलब खेलते खेलते स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो इवोल्यूशन देखो। इवोल्यूशन की डेफिनेशन तो बहुत इजी है भाई। सबसे पहले यानी कि हमारे फ्लोरा में, प्लांट्स में और हमारे फोना में, एनिमल्स में जितने भी मिलियंस ऑफ ईयर में जो भी चेंजेस आए हैं उनको हम स्टडी करेंगे कि लाइफ बनी कैसे अर्थ पे, यार हम आए कैसे, मतलब सबसे पहले जो सेल वो कैसे बना और किस किसने ये थ्योरीज दी है। क्योंकि देखो ये सारी थ्योरीज ही है इवोल्यूशन में, हम जो पढ़ रहे हैं ना, कुछ तो एक्सपेरिमेंट्स है लेकिन जो पहली है वो सब थ्योरी ही है, उसका कोई ऐसे प्रूफ तो नहीं है अभी तक। तो हम सारी थ्योरीज ही पढ़ेंगे कि किसने क्या क्या थ्योरी दी है, कि ये पूरा एक सेल जो था वो कैसे बना एंड सारी चीजें कैसे हुई। ठीक है, तो हम एनिमल्स का इवोल्यूशन देखेंगे एंड दूसरा हम प्लांट्स का, मतलब इसमें हम इवोल्यूशन नहीं देखेंगे, इसमें हम ये देखेंगे कि सबसे पहली जो सेल थी वो कैसे आई एंड कैसे पूरा यूनिवर्स बना, गैलेक्सीज बनी। तो चलो अब हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ evolution। ठीक है, तो चेंजेस इन फ्लोरा एंड फोना ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑन अर्थ। नाउ द नेक्स्ट इज इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी वही है कि जिसमें हम पूरे अर्थ में जितने भी लाइफ फॉर्म हुए हमारी हिस्ट्री में उसका जो भी हम स्टडी करते हैं, तो वो हो गया इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इसमें हम बहुत ही ज्यादा बेसिक से, मतलब अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना इवोल्यूशन के बारे में तो आप यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, देखो ये ना एक एनसीईआरटी में मेंशन था ये टॉपिक, सो आई थॉट कि मैं इसको इंक्लूड करूं इन चीजों में, इसमें पीपीटी में। देखो इसमें क्या बताया ना इन्होंने कि आप खड़े हो, ठीक है, आप इमेजिन करो आप अर्थ पे खड़े हो एंड आप तारों को देख रहे हो, तारों मतलब स्टार्स को देख रहे हो। ठीक है, तो आप जो है अर्थ पे खड़े हो एंड आप स्टार्स को देख रहे हो, तो जो आप डिस्टेंस मेजर करते हैं ना हम अर्थ से स्टार तक का, उसको डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, स्टेलार डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, कि हमारे से जो स्टार्स है वो कितने दूर है, और ये ना लाइट ईयर के फॉर्म में मेजर करते हैं। जैसे लाइट ईयर के फॉर्म में मेजर करते हैं। मान लो कि हमने बोला कि जो स्टार है वो 4 लाइट ईयर्स अवे है। 4 लाइट ईयर अवे का मतलब है कि जो लाइट है ना उस स्टार वो कम से कम 4 साल लगे हैं उसको यहाँ तक पहुंचने में, क्योंकि जितने टाइम में वो हमारे पास आ रही है तभी तो हम उसको देख पा रहे हैं ना। वो लाइट जो जब अर्थ पे हमारे पास आ रही है तो उसकी वजह से हम उसको देख पा रहे हैं, उसकी वजह से वो हमें विजिबल है। ठीक है, तो ये होता है स्टेलार डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से और स्टार, यानी कि अर्थ से स्टार के बीच का डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, जिसको हम लाइट ईयर के फॉर्म में मेजर करते हैं। और ये जो स्टार्स हम देखते हैं, ये भी देखना आप कैसे फॉर्म हुए हैं, जब पूरा यूनिवर्स बन रहा था, गैलेक्सीज बनी, तभी तो ये फॉर्म हुए ना स्टार्स। और ये सब मिलियन और बिलियन ईयर पहले ही सब कुछ बन चुका है ना। और ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स जो हम देखते हैं, ये हम 20 बिलियन साल पहले, 20 बिलियन ईयर एगो, ठीक है, इसको याद रख लेना, बिलियन साल पहले जो है ओरिजिनेट हुआ था, यूनिवर्स बना था बाय बिग बैंग थ्योरी। एक ही थ्योरी हम पढ़ते हैं, बिग बैंग थ्योरी। अब हम इस थ्योरी को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। देखो इसमें क्या होता है ना, एक हमारे पास कॉस्मिक डस्ट था, ये एक पॉइंट जैसा था यहाँ पे, जो बहुत ही ज्यादा गर्म था। ठीक है, कॉस्मिक डस्ट था जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते फिजिकल टर्म में, और ये इतना ज्यादा जो है क्या था, बहुत ज्यादा हॉट था, ये बहुत ज्यादा गर्म था। उसके बाद जो है ये एक्सप्लोड हो गया, ये फट गया पूरा। और जैसे ये फट गया ना, ये फैल गया, छोटे छोटे चीजों में ये फैल गया, छोटे छोटे क्लाउड्स में ये फैल गया, जिसको हम स्मॉल गैशियस क्लाउड्स बोलते हैं, नेब्यूले बोलते हैं इनको। तो ये जो छोटे छोटे क्लाउड्स में ये फैल गया ना फटने के बाद, इन क्लाउड्स के अंदर गैसेस थी, गैशियस क्लाउड्स हम इनको बोल रहे हैं। तो इनके अंदर जो गैसेस थी उनको हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम थी इनके अंदर गैसेस। तो ये पूरा कॉस्मिक डस्ट था, ये 20 बिलियन ईयर एगो ये एक्सप्लोड हुआ और ये फैल गया। अब कोई बहुत ज्यादा गर्म चीज है और वो फैल गई छोटे छोटे टुकड़ों में, तो वो धीरे धीरे ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा ना। हम कोई चीज ठंडी करते हैं तो हम उसको फैला देते हैं कि भाई जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो ऐसे ये एक कॉस्मिक डस्ट था जो एक्सप्लोड हुआ एंड फिर ये क्या हुआ, छोटे छोटे क्लाउड्स में जो है ऐसे टूट गया और छोटे छोटे क्लाउड्स बन गए, ये हाइड्रोजन एंड हीलियम के गैशियस क्लाउड्स, एंड ये ठंडे होने स्टार्ट हो गए।
ठीक है। इसके बाद क्या हुआ ना, ये जो गैशियस क्लाउड्स बने ये ठंडे हुए, कूल डाउन। उसके बाद ग्रेविटेशनल पुल लगा। ग्रेविटेशनल पुल बेसिकली लगता है चीजों को जो है एक तरीके से अरेंज करना। ठीक है, वो एकदम से इनके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल जब लगा तो हमारी गैलेक्सीज फॉर्म्ड हुई। ठीक है, गैलेक्सीज फॉर्म्ड हुई। और गैलेक्सी के अंदर क्या होता है, स्टार्स होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, गैसेस, डस्ट, ये सारी चीजें होती है, और भी बहुत कुछ होता है। एंड जो हमारी जिस गैलेक्सी में हमारी अर्थ आती है उसको हम क्या बोलते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं ना। ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज बनी है। मतलब आप इमेजिन करो, हम एक गैलेक्सी का एक प्लैनेट है अर्थ, वहां पे हम लोग रह रहे हैं, और ऐसी कितनी गैलेक्सीज बनी होगी, वहां भी कोई प्लैनेट होगा, वहां भी लोग रह रहे होंगे। लाइक कैन यू इमेजिन इट। तो अगर इस तरीके से हम इमेजिन करें तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाती हैं चीजें, इंटरेस्टिंग हो जाती है चीजें। ठीक है, तो देखो गैलेक्सीज बनी, उसके बाद जब ग्रेविटेशनल पुल हुआ एंड इन गैशियस क्लाउड्स के ये सबसे हमारी जो गैलेक्सी फॉर्म्ड हो गई, एंड बहुत सारी गैलेक्सी बनी थी। और हम तो अपनी मिल्की वे गैलेक्सी पढ़ेंगे जिसमें हमारा अर्थ आता है, प्लैनेट, और जिसके अंदर स्टार्स थे, क्लाउड्स थे ऑफ गैसेस एंड डस्ट। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। देखो ये मैंने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लगाया हुआ है, मैंने सर्च किया था इसमें, इन्होंने इसमें बता रखा है कि बहुत सारी गैलेक्सीज थी। जैसे जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है ना, वो स्पाइरल गैलेक्सी में आती है। हमारी जो खुद की गैलेक्सी है वो एक स्पाइरल गैलेक्सी में आती है। ऐसे ही एक और मिल्की वे, एक और स्पाइरल गैलेक्सी आती है, यानी कि हमारी सबसे पास जो है दैट इज एंड्रोमेडा गैलेक्सी M31। और एक मेसियर 33 ट्रायंगुलम गैलेक्सी ये भी आती है, ये भी नियर बाय स्पाइरल गैलेक्सी है ना। और एक मेसियर 87 है, ये एलिप्टिकल गैलेक्सीज में आ जाता है, जिसको हम सुपर मैसिव ब्लैक होल के नाम से जानते हैं, है ना। तो ये इसकी तो बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ब्लैक होल, इस पे बहुत सारी चीजें रिसर्च होती रहती है ना। तो इस तरीके से, लेकिन ये बहुत सारी गैलेक्सीज बनी, यूनिवर्स जो है बहुत सारी गैलेक्सीज फॉर्म कर दिया यूनिवर्स ने बिग बैंग थ्योरी में। एंड अब जो हम पढ़ने वाले हैं, हम अपनी गैलेक्सी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें जो मैंने अभी आपको बताया, ये सारे स्टेप जो है इसमें पूरे नोट डाउन है, तो आप इन सारे स्टेप्स में ये स्टडी कर सकते हो। एंड ये टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे स्पाइरल हो गया, है ना, इरेगुलर हो गया। एंड ये डिफरेंट डिफरेंट गैलेक्सीज है। हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो स्पाइरल गैलेक्सी में आती है। ठीक है, इस तरीके की दिखती है स्पाइरल गैलेक्सी। उसके बाद हम जो है नेक्स्ट, ये रहा हमारा मिल्की वे जो है फॉर्म हो गई हमारी गैलेक्सी। और देखो यूनिवर्स जो बिग बैंग थ्योरी हुई थी वो 20 बिलियन ईयर एगो हुई थी, और जो अर्थ फॉर्म्ड हुई है वो 4.5 बिलियन ईयर एगो हुई है। ठीक है, तो ये डिफरेंस याद रखना है, 4.5 बिलियन ईयर एगो अर्थ फॉर्म हुई है। एंड ये सारी चीजें गैलेक्सीज में होती हैं, स्टार्स होते हैं, स्टेलर रेमनेंट्स होते हैं, जो न्यूट्रॉन स्टार्स जिनको हम बोलते हैं, फिजिक्स में हम पढ़ते हैं ना, ब्लैक होल्स होते हैं, गैस होते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम के जो गैशियस क्लाउड्स थे ये सब प्रेजेंट होते हैं, डस्ट होते हैं, नेब्यूले वही गैशियस क्लाउड्स जो हो गए, डार्क मैटर होता है। एंड ये सारी चीजें जो है हमने देखा कि गैलेक्सी के अंदर होती है। तो अब आपको समझ में आया कि कैसे एक जो है पॉइंट से जब एक्सप्लोजन हुआ कॉस्मिक डस्ट से, कैसे हमारे नेब्यूले के जो गैसेस थे वो बने। ठीक है, चलो एक बार और मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, ओके। देखो सबसे पहले क्या हुआ ना, हमारे पास जो है एक कॉस्मिक डस्ट था। ठीक है, ये मान लो कि एक हमारे पास कॉस्मिक डस्ट है, और ये जो कॉस्मिक डस्ट है ना, इसके अंदर क्या हुआ, कॉस्मिक डस्ट एक्सप्लोड हो गया। ये एक्सप्लोड होते ये छोटे छोटे जो है नेब्यूले फॉर्म हो गए, गैशियस क्लाउड, जिनके अंदर जो है हमारी क्या थी, हाइड्रोजन थी, जिनके अंदर हमारी एंड हीलियम थी। ठीक है, हाइड्रोजन थी एंड हीलियम थी। यार मेरी राइटिंग नहीं लिखा जा रहा इस पे। ठीक है, तो इनके अंदर क्या थी, हमारी हाइड्रोजन थी एंड हमारी जो है हीलियम थी। उसके बाद ये ठंडे हुए, एंड देन ठंडे होने के बाद जो है ये इन पे ग्रेविटेशनल पुल लगा, एंड हमारी जो है गैलेक्सी जो है वो फॉर्म हो गई। ठीक है, एंड हमारी जो गैलेक्सी है वो फॉर्म हो गई। ठीक है, तो इसको आप इग्नोर करना, बट ओवरऑल आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये था पूरा किसका, मिल्की वे गैलेक्सी हमारी कैसे बनी, पूरा जो बिग बैंग थ्योरी था वो कैसे हुआ, 20 बिलियन साल पहले चीजें स्टार्ट हो गई थी। ठीक है,
उसके बाद अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। अच्छा ये छोड़ो, ये ऐसे ही है। इसमें आ जाते हैं, देखो अब जो हमारी अर्थ बनी है, ठीक है, हमने अर्थ देखा कि 4.5 बिलियन ईयर एगो, 4.5 बिलियन ईयर एगो जो है हमारी जो अर्थ है वो फॉर्म हुई है 4.5 बिलियन। अब जो हमारी अर्थ जो फॉर्म हुई है ना, उसका जो टेम्परेचर था शुरू में बहुत ज्यादा था, 800 डिग्री था, इतना ज्यादा टेम्परेचर था, पूरा ऐसे एक मोल्टन मास की तरह सब कुछ था, क्योंकि सब गर्म था ना अभी भी, तो मोल्टन मास की तरह सब ऐसे पड़ा हुआ था, कोई एटमॉस्फेयर नहीं था हमारे पास, जो है फ्री ऑक्सीजन नहीं थी। अगर फ्री ऑक्सीजन नहीं है तो ओजोन भी नहीं थी, है ना, ओजोन भी नहीं थी, वाटर वेपर, मिथेन, CO2, अमोनिया, बस ये सारी चीजें जो है वो रिलीज हो रही थी, क्योंकि इतना टेम्परेचर था 800, तो पानी तो भाप बन के उड़ जा रहा था, तो वाटर वेपर प्रेजेंट थी, मिथेन था। तो आप ये इमेजिन कर सकते हो कि इस टाइप का था पहले सब कुछ, और पानी जो है वो सिर्फ भाप बन के उड़ जा रहा था। मिथेन, CO2, अमोनिया, वाटर वेपर, ये सारी चीजें इन मोल्टन मास से रिलीज होती थी। एंड ये कंडीशन जो है बहुत टाइम तक रही थी। अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो एक थोड़ा मैं आपको ओवरव्यू क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें यही दिया हुआ है कि 4.5 बिलियन ईयर अगो कैसे अर्थ फॉर्म हुई, एंड जो अर्ली एटमॉस्फेयर था उसमें कोई ऑक्सीजन नहीं थी, है ना, और ये वाटर वेपर, मिथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये सारी जो है मोल्टन मास रिलीज होता था इन सब से, इस तरीके की कंडीशन थी पहले, ठीक है। और एक्सट्रीम टेम्परेचर था, इनिशियल टेम्परेचर देखो इसमें भी गिवन है कि 800 डिग्री था, इतना वॉल्केनिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा हुआ करती थी उस टाइम पे। एंड धीरे धीरे ये सब कूल डाउन होना स्टार्ट हुआ। मतलब जो हम पूरा इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में पढ़ेंगे ना, वो मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ थोड़ा ओवरव्यू, ताकि आप एक दिमाग में लेके चलो चीजें, ठीक है। जैसे ये बहुत ज्यादा गर्म था, उसके बाद धीरे धीरे जब टेम्परेचर ठंडा होना स्टार्ट हुआ, और जो वॉल्केनिक एक्टिविटी थी वो कम होनी स्टार्ट हुई, कूल डाउन होना स्टार्ट हुआ। उसके बाद क्या था, जो वाटर वेपर ऊपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थी, वाटर वेपर, वो जो है रेन के फॉर्म में नीचे बहने लगी, ठीक है, रेन होने लगी, और ये कम से कम 500 मिलियन ईयर्स तक ये जो रेन हुई थी, ठीक है। और ये जो रेन हुई थी ना, इसके बाद जो गड्ढे बने हुए थे ना, उनमें ये पूरा पानी भर गया, और जो हम आज ओशियंस के नाम से जिनको हम जानते हैं ना, ओशियंस, वो पानी जो भरा है, वो इंटेंस जो रेन हुई थी उसके बाद जो है ये पूरा फॉर्मेशन हुआ अर्थ ओशियन का, इस तरीके से कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर से, ठीक है। तो ये कंडीशन कुछ ऐसे अराइज हुई। उसके बाद देखो, अब भाई अब जो है वाटर हमारे पास अवेलेबल था, तो वाटर जो है, और यूवी रेज आ रही थी अर्थ पे। जब यूवी रेज अर्थ पे आ रही थी, तो उस टाइम पे जो वाटर था वो ब्रेक डाउन होने लगा, है ना, वाटर का ब्रेक डाउन हुआ तो ओजोन फॉर्म होने लगी, हमारे पास जो है फ्री ऑक्सीजन आ गया एटमॉस्फेयर में। जब तक फ्री ऑक्सीजन नहीं था, धीरे धीरे जो है वाटर वेपर का ब्रेकडाउन हुआ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, फिर ओजोन लेयर फॉर्म हुई, और क्योंकि फिर ओजोन लेयर ही तो हमें बचाती है यूवी रे से, तो इस तरीके से जो है ये पूरा जो है चीजें होना स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि कैसे जो है अर्थ फॉर्म, मतलब अर्थ का जो टेम्परेचर है वो पहले कैसे हुआ करता था, कितना ज्यादा टेम्परेचर था 800, उसके बाद धीरे धीरे जब ठंडा हुआ, है ना, वाटर वेपर जो ऊपर जमा हो गई थी एटमॉस्फेयर में, वो पूरी कंडेंस होना स्टार्ट हुई एंड रेन हुई, जिसकी वजह से ओशियंस फॉर्म हुए। तो इस तरीके से चीजें आप देख सकते हो। देखो ये वाला डायग्राम जो है, इसमें आप बहुत अच्छे से देख सकते हो कि पहले जो अर्थ का टेम्परेचर था वो इतना ज्यादा हुआ करता था, वॉल्केनिक एरप्शन इतना ज्यादा था, फिर जो है ये धीरे धीरे ठंडा हुआ, एंड जो ये रॉक था पूरा रेन होना स्टार्ट हुई, वाटर वेपर ऊपर गया, रेन होना स्टार्ट हुई, एंड जो ये सॉल्ट थे ना अंदर, जो रॉक है वो इनऑर्गेनिक चीजों का बना हुआ होता है, तो वो सब वाटर में आके मिल गया पानी के साथ बह के, एंड फिर पानी के अंदर रिएक्शंस होना स्टार्ट हुई, क्योंकि जो ये इनऑर्गेनिक रॉक था ये अंदर आया टूट के पानी के अंदर, एंड ये जितने भी इनऑर्गेनिक थे ये सब मिलके रिएक्ट करने लगे, क्योंकि लाइटनिंग बहुत थी, सन से यूवी रेज आ रही थी, है ना, एनर्जी काफी ज्यादा थी, तो इनऑर्गेनिक चीजें मिली, इनऑर्गेनिक चीजों ने मिलके जो है ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाए,
फिर और बड़े बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनने लगे, फिर ऐसे धीरे धीरे पहले हमारा आरएनए फॉर्म हुआ, फिर डीएनए फॉर्म हुआ। तो ये एक पूरा ओवरव्यू आप इस डायग्राम में देख सकते हो कैसे चीजें हुई है ना। देखो पहले जो है टेम्परेचर बहुत ज्यादा हुआ करता था, उसके बाद धीरे धीरे जो है टेम्परेचर कूल डाउन हुआ। पहले वाटर जो है अवेलेबल नहीं था, वाटर वेपर के फॉर्म में उड़ जाता था क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा था। उसके बाद ऊपर जो है वो वाटर वेपर जमा हो गई। फिर जब धीरे धीरे बारिश होने लगी, बहुत ज्यादा बारिश हुई, उसके बाद जो ये जितना भी रोक था सब बह के पानी में आ गया। पानी के अंदर इनऑर्गेनिक मटेरियल आए, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ने मिलके रिएक्ट किया, कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, फिर और ज्यादा मोनोमर बने उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के, फिर उनके पॉलीमर्स बने, आरएनए बना, फिर डीएनए बना। तो इस तरीके से ये चीजें जो है यहाँ पे हुई है। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे जो है एक सेल डेवलप्ड हुई है। देखो प्रिमिटिव अर्थ की अगर हम बात करें तो उसका टेम्परेचर जो है वो रिड्यूसिंग था, एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था क्योंकि फ्री ऑक्सीजन नहीं थी, टेम्परेचर इतना ज्यादा था। सब जो है वो गैशियस फॉर्म में था, लाइटनिंग भी थी, यूवी रेज भी थी उस टाइम पे, पूरा का पूरा सब गैशियस फॉर्म में था। वाटर वेपर, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, ये सारी चीजें जो है सब गैशियस फॉर्म में थी, कोई ओजोन लेयर नहीं थी। पूरा अर्थ जो है वो एक मोल्टन मास जैसा था, इस तरीके का पूरा अर्थ था। ठीक है, उसके बाद वाटर वेपर ने क्लाउड्स बना लिए, फिर रेन हुई कम से कम 500 मिलियन ईयर्स तक। फिर जो हमारे यूवी रेज है, इंफ्रारेड रेज है, लाइटनिंग, ये सारी एनर्जी सोर्सेस थी जिसकी वजह से ये हमारे जो मॉलिक्यूल्स बने हैं ना ये फॉर्म हुए हैं। तो आई होप ये पूरा बिग पिक्चर क्लियर हुआ होगा कि कैसे कैसे चीजें हुई थी पहले, है ना। पहले कैसे अवेलेबल था हमारा एटमॉस्फेयर, अब कैसे कैसे चेंजेस आए एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। इसमें वही बताया हुआ है। ठीक है, इसमें हम जो था ना वो कितना था, हमारा टेम्परेचर जो था यहाँ पे वो हमारा 800 था कम से कम। ठीक है, 800 डिग्री जो है यहाँ पे टेम्परेचर था, इतना ज्यादा टेम्परेचर था यहाँ पे। उसके बाद क्योंकि पहले जो पानी था वो तो भाप बन के उड़ रहा था ना, यहाँ पे देखो वो तो सिर्फ वाटर वेपर के फॉर्म में था, यानी कि वाटर वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट था। हमारे पास क्या था, हमारे पास वाटर वेपर था, हमारे पास वाटर नहीं था, वाटर वेपर था। और यहाँ पे फिर क्लाउड्स बनने स्टार्ट हुए धीरे धीरे, और जब ये हमारे क्लाउड्स बने, जब धीरे धीरे ठंडी हुई, तो ये जो क्लाउड्स थे इन्होंने क्या करी, रेन होने लगी। फिर जब रेन होने लगी तो यहाँ पे पूरे में जो है वाटर आ गया, रेन के बाद पूरा वाटर आ गया। एंड पूरा वाटर आने के बाद जो रॉक्स थे, यहाँ से रॉक्स के अंदर इनऑर्गेनिक का मिलके बना हुआ होता है रॉक्स। ठीक है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं रॉक्स के अंदर। और ये जो इनऑर्गेनिक चीजें थी ये आई बहते बहते पानी में, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिले आपस में। ठीक है, इन्होंने क्या बनाया, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाए, रिएक्शन हुई, देन इन्होंने अपने मोनोमर बनाए, देन इन्होंने अपने पॉलीमर बनाए, इस तरीके से आरएनए, डीएनए, इस तरीके से चीजें जो है वो फॉर्म हुई। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा ये वाली इमेज। ठीक है, तो चलो अब हम नेक्स्ट उस पे जाते हैं, स्लाइड पे अपनी। देखो ये मैंने इसमें यही बता रखा है कि जैसे ये पूरी रॉक्स होती है ना, ये सब मिलके पानी में मिल जाती हैं, ऐसे सब इनऑर्गेनिक चीजों की बनी हुई होती है। एंड ये पानी में मिली तो पानी के अंदर सारी रिएक्शंस हुई। जैसे ये जो मिथेन और अमोनिया है ये रिएक्ट करें आपस में अंदर पानी के अंदर, देन इन्होंने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाए जो कि मोनोमर्स थे, फिर मोनोमर ने क्या बनाए, पॉलीमर बनाए। एंड धीरे धीरे करके हम प्रोटोबायोन्स बनने लगे। प्रोटोबायोन्स हम देखेंगे आगे क्या होते हैं। ठीक है, वो भी दो टाइप के हम पढ़ेंगे प्रोटोबायोन्स। ठीक है, तो अभी आप इतना याद रखो कि ये जो रिएक्शन हुई उसके बाद हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना मोनोमर, एंड मोनोमर ने क्या बनाया, पॉलीमर बनाया, एंड देन हमारे प्रोटोबायोन्स मिलके बने। ठीक है, प्रोटोबायोन्स बनने लगे क्योंकि रॉक्स से क्या आ रहा था, सॉल्ट आ रहा था ओशन में, इनऑर्गेनिक चीजें आ रही थी। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हुई होंगी। हाँ, और ये जो पूरा सूप बना ना इस तरीके से, पूरा जो वाटर के अंदर रिएक्शन चल रही थी, ऑपरेन एक साइंटिस्ट थे, ऑपरेन ने क्या बोला इसको, ऑपरेन ने बोला ये एक प्रीबायोटिक सूप है, एक प्रीमोर्डियल सूप है। इनकी थ्योरी हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी आप एक ओवरव्यू लेके चलिए। ठीक है, ऑपरेन ने क्या बोला उसको, एक प्रीबायोटिक सूप, एक प्रीमोर्डियल सूप। ठीक है,
एंड यहाँ पे ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो रॉक में प्रेजेंट होते हैं, सिलिकेट्स होता है, ऑक्साइड्स होते हैं, कार्बोनेट्स, सल्फेट्स, हेलाइड्स, ये सारी चीजें जो है रॉक से बह बह के पानी में जा रही थी एंड पानी के अंदर जो है रिएक्शन हो रही थी, एक सूप जैसा बन गया था पानी के अंदर, ठीक है। तो वो एक सूप जैसा बन गया था। ये रहा ओपेरिन और हाल्डेन की जो थ्योरी थी, ओपेरिन हाल्डेन हाइपोथेसिस। ये एक साइंटिफिक आइडिया था अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। सो ये इनकी हाइपोथेसिस थी। अलेक्जेंडर ओपेरिन थे, रशियन बायोकेमिस्ट थे। अच्छा, ये बायोकेमिस्ट थे अलेक्जेंडर ओपेरिन। एंड जो जेबीएस हाल्डेन थे, ये ब्रिटिश जेनेसिस्ट थे। इन दोनों ने जो है ये प्रीबायोटिक सूप वाला थ्योरी दिया था कि लाइफ जो है वो प्रीबायोटिक सूप में बिगिन हुआ है, कि जो पूरा सब जो इनऑर्गेनिक है रॉक का बह के पानी में आ रहा है, पानी के अंदर जो भी रिएक्शन हो रही है उनको इन्होंने प्रीमोर्डियल सूप का नाम दिया, ठीक है। कि सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इसमें बन रहे हैं, अमाइनो एसिड्स वगैरह, वहां से लाइफ बनने की शुरुआत हुई है, ये इन्होंने दिया था, ठीक है। जैसे ये एआई जनरेटेड इमेजेस मैं आपको दिखाऊं, ये सब इस तरीके का एक सूप आप इमेजिन करो कि पानी के अंदर ये सारी रिएक्शंस चल रही हैं और ये प्रीबायोटिक सूप बन रहा है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिलके ऑर्गेनिक बना रहे हैं, है ना। एंड देन बहुत सारे ऑर्गेनिक मोनोमर मिलके पॉलीमर बना रहे हैं। तो इनको इन्होंने प्रोटोबायोन्स एंड कॉन्सर्वेट्स एंड माइक्रोस्फीयर का नाम दिया। ये सब पॉसिबल प्रिकर्सर बताए कि जो पहली लिविंग सेल आगे मिली है ना, पहली लिविंग सेल जो बनी है, तो ये तीनों चीजें इन्होंने बताया कि ये जो है प्रिकर्सर हो सकते हैं, प्रोटोबायोन्स, कॉन्सर्वेट्स एंड माइक्रोस्फीयर, ठीक है। तो ये चीजें हम देखेंगे इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है।